हमें क्या करना है, हमें कैलकुलस मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करनी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन है, इसीलिए यहाँ पर हम एक्सेलरेशन को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशंस डिराइव की जाती हैं ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए डिराइव की जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। ये तीन इक्वेशन हमें कैलकुलस मेथड से प्रूव करनी है। तो यस सर। फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट को हम स्टार्ट करें तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, डीवी बाई डी टी। कैलकुलस हमें यूज करना है ना, तो हम डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखेंगे। जब हम ग्राफिकल मेथड से प्रूव करते हैं तो यहाँ पे डीवी बाई डी टी की जगह डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिख देते हैं। ठीक है, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिख लेते हैं। अब हमें करना क्या है, तो इन इक्वेशंस में मेनली हमें इंटीग्रेशन आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन नहीं करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, या फिर आप इसको लिखते तो हम ऐसे ही है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। इसका मतलब क्या है, ए क्या हो जाएगा, ए डी टी इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, और ये dv बाई डी को जब dt के रेस्पेक्ट में या t के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या रह जाएगा, ये dv ही रह जाएगा इंटीग्रल। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो t है टाइम, यहाँ पे टाइम है d के बाद और यहाँ पे v है, तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में ये इंटीग्रल्स होंगे। अब जिनके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल्स होते हैं उन्हीं की हम लिमिट्स पुट करते हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, तो हम इसमें क्या एज्यूम कर लेते हैं कि पार्टिकल जो है वह u वेलोसिटी से शुरुआत करता है, और इनिशियली वेलोसिटी क्या थी इसकी, u थी, और फाइनली t टाइम पर, t इज इक्वल्स टू 0 पे ये वेलोसिटी है, और टाइम t पर उसकी वेलोसिटी v है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारी टाइम की लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 से t तक, उतने में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u से v तक पहुंच जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये जो a है ये कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मान करके चल रहे हैं। अगर आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं ले रहे हो तो आप ए कॉमन नहीं ले पाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ये, और इसी स्टेप पे ये कंफर्म हो जाता है, इसी स्टेप पे हम ये मान लेते हैं क्या, कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। अगर ये वेरिएबल होती तो ये अंदर ही रहती, तो फिर ये इक्वेशन जो अब हमें मिलने वाली है ये इक्वेशन हमें तब नहीं मिलती। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका यस सर। इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 से t तक, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, और इसकी लिमिट्स हो जाएंगी u से v तक। ठीक है, फाइनली जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो ये हो जाएगी t माइनस 0, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये हो जाएगा at इक्वल्स टू v माइनस u, और इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, सिंपल है ना मोहित, सिंपली यस प्रूव हो सर। गया ना। यस सर। आदित्य अभी वेट करो, ये हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। ठीक है आदित्य, आवाज आ रही है ना। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम क्या लिखते हैं, हम वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, dx बाय dt। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, पहली इक्वेशन में v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन था, वेलोसिटी थी और टाइम था, तो हमने क्या करा, एक्सेलरेशन को लिख दिया dv बाई dt, और जब अब इसकी लिमिट रखोगे तो ये इक्वेशंस, ये पैरामीटर आ जाएंगे। लेकिन जब आप दूसरी इक्वेशन देखोगे x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें क्या है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी फाइनल नहीं है, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी है, तो हमने क्या करा, और टी भी है, तो हमने क्या करा, वेलोसिटी की मतलब यहाँ पे डेफिनेशन यूज करेंगे हमने। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वी डी टी हो जाएगा इंटीग्रल, और ये क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रल। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो जरा,
क्या होगा, लिमिट यहाँ पे टी की होंगी और यहाँ पे एक्स की होगी। एक्स कहाँ से, देखो एक्स क्या है यहाँ पर, पोजीशन है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, x1 पोजीशन से फाइनली आप x2 पोजीशन पे जा रहे हो। u वेलोसिटी थी, यहाँ पे फाइनल v वेलोसिटी है। टाइम जो था यहाँ पे 0 है और यहाँ पे t है, ठीक है। तो अब या तो आप लिमिट्स रख लो x1 x2, या फिर अगर आप ये मान करके चलना चाह रहे हो कि आपका मोशन जहां भी शुरू होगा उसको आप ओरिजिन कंसीडर कर लोगे, तो आप ये मान सकते हो x1 को 0 और x2 को x। तो यहाँ 0 से x हम ले लेते हैं, यही हम जनरली करते हैं, नहीं तो x1 से x2 भी लिख सकते हो, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। अब टाइम की लिमिट जब आप यहाँ पे लिखोगे तो टाइम की लिमिट्स होगी 0 से t तक। लेकिन अब इस इक्वेशन में आप v को बाहर नहीं ले सकते, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन है इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज है। तो इसका मतलब v जो है वो एक वेरिएबल है, और अगर v वेरिएबल है तो वो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर नहीं आ सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, अब इसे हम डायरेक्ट सर इंटीग्रेट भी नहीं केवल कर सकते। कांस्टेंट आता है। हाँ, कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख सकते हैं, ऐसे डिफरेंशिएशन के साइन से भी बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। ओके लेकिन सर। अब हाँ, यहाँ पर देखो ये t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है आपको, किसको, v को। लेकिन ये हो ही नहीं पाएगा इंटीग्रेट, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर भी t का फंक्शन लिखा होना चाहिए, तभी आप उसको इंटीग्रेट कर पाओगे। तो अब क्या करें, तो यहाँ पर हम v को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, अगर t की टर्म्स में लिख सकते हैं तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये अपने आप से ही सेल्फ एविडेंट है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको v की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ये 0 से x dx। लेकिन v की वैल्यू कहां से पुट करें, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू को पुट कर देते हैं, u प्लस at, ठीक है। तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 से t u dt प्लस 0 से t at dt, और ये 0 से x dx, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है मोहित, समझ में आ रहा है। यस सर। अब इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज आ रही है, लेकिन इनिशियली क्या थी वो थोड़ी चेंज होगा। तो u तो हो जाएगा बाहर, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा t और लिमिट्स आ जाएंगे हमारी 0 से लेके t तक, प्लस ऐसे यहाँ पे a कांस्टेंट है तो a तो आ जाएगा बाहर। यहाँ पे t की पावर 1 रह गया, तो पावर को 1 से रेज कर देंगे और फिर उससे डिवाइड कर देंगे, तो t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और लिमिट्स हो जाएंगे 0 से t तक, और ये भी x हो जाएगा और लिमिट्स हो जाएंगी 0 से x तक, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ut माइनस 0, उसको मैंने हटा दिया, प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस 0, उसको भी हटा दिया, और ये x माइनस 0, तो उसमें से 0 हटा दिया, तो ये आपकी इक्वेशन प्रूव हो गई, सेकेंड वाली। क्लियर है ये, ठीक है मोहित। यस सर। मेरे को ये यस बताओ सर। यहाँ पर x क्या है। सर पोजीशन। x यहाँ पर हमारी या तो फाइनल पोजीशन हम बोल सकते हैं इसको, इनिशियल पोजीशन क्या मानी थी आपने, इनिशियल पोजीशन 0 मानी थी ना, सर हाँ जी सर। उसको ओरिजिन माना था हमने, ठीक है। तो ये एक्चुअली में जो x लिखा है वो फाइनल पोजीशन है, और इसी x को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, सर क्योंकि वो एंड हुआ है ना, मतलब इनिशियल टू फाइनल। हाँ, डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 होता है, x1 आपने 0 ले ही लिया है, देखो यहाँ पे, तो x2 क्या है, वो आपका x के बराबर हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो मतलब अगर आपने इनिशियल पोजीशन को 0 माना है, तो x जो है वो आपका, यहाँ पर x जो है ये आपका डिस्प्लेसमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और फाइनल पोजीशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर आपने इनिशियल ओके सर। पोजीशन को 0 नहीं माना होता, तो आपकी इक्वेशन ये आ जाती, डेल्टा x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को यूज कर यस। सकते हो अगर आप हेलो ओरिजिन से। हेलो हाँ यश, हेलो। हाँ यश आवाज आ बोलो। रही सर? हाँ हाँ, आवाज आ रही है बच्चों, सर ठीक है। ओके, नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करें, तो थर्ड इक्वेशन में फिर से हम, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। तो इसमें x होना यस सर। चाहिए, a होना चाहिए, और v और u होना चाहिए, ठीक है। सोच के देखो जरा इसको, a होना चाहिए, u भी होना चाहिए, uv होना चाहिए और x होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, a इक्वल्स टू dv बाई dt होता है, ठीक है। यस अगर सर। आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी, v u a और t आ जाएंगे। क्या हमें t चाहिए, नहीं, हमें उसकी जगह x चाहिए। देखो यस
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यस सर। इसमें t चाहिए था, v u a और t चाहिए, चार ये चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a है, v है और t है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन देगी वो आपको ये दे देगी, इंटीग्रेट कर दोगे डायरेक्ट। इस इक्वेशन में आपको t नहीं चाहिए। बच्चों माइक म्यूट रखिए, ठीक है। जब क्वेश्चन पूछना हो केवल तभी माइक ऑन करना है, ठीक है। अगर कुछ बीच में डाउट है तो मुझसे पूछने के लिए ऑन रखिए, नहीं तो माइक ऑफ ही रखिएगा। तो यहाँ पे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, अगर इसको करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे v t u सब आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि dv इंटीग्रेट होगा v और u देगा, t इंटीग्रेट होगा t और 0 से, और ये फाइनली ये इक्वेशन मिल जाएगी आपको, फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है। इसमें t तो नहीं है और t की जगह पर x है। तो इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखना है कि t गायब हो जाए और x इक्वेशन में रह जाए, ठीक है। कैसे करें इसको, तो इसकी ट्रिक ये है कि हम इसको ऐसे लिख देते हैं, dv बाय dx इंटू dx बाय dt। अब इसको समझने के लिए, क्योंकि आप शुरुआती दौर में समझना चाह रहे हो, इसलिए हम ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे dx से अगर dx कैंसिल हो जाए तो dv बाय dt बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। यस सर। लेकिन इसको समझने का तरीका मैथमेटिकली ये है नहीं, बट फिलहाल के लिए मैं इससे ज्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो फिर आपको कंफ्यूज करेगा, उससे ज्यादा फायदा नहीं है, ठीक है। तो अभी आप इसको ऐसे ही रखिए, कभी और डिस्कशन करेंगे जब डिफरेंशिएशन से थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे ना आप, तो फिर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, किसी को ये ऐसे क्यों लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी टी लिखा है। अब ठीक है, अब ये लिखने के बाद देखो जरा, dv बाई डी एक्स तो कोई बात नहीं, लेकिन dx बाई dt क्या होता है कि नहीं होता, ठीक है। यस सर। तो हम क्या करेंगे, dx बाई dt की जगह v लिखेंगे। ऐसा क्यों किया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे तो आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। अगर आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, t को हटाना है। t को हटाना है, जब t को हटा लोगे और इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। तो t को हटाने के लिए हमने ये ट्रिक की, dx बाई dt लिखा है, इसको v लिख दिया। देखो अब इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, इसमें t है क्या कहीं, नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ t नाउ। और v x और a है जो कि इस इक्वेशन में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह गया, ये a dx इक्वल्स टू v dv हो गया, आप लिख दीजिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रल का साइन हमने लगा दिया। यहाँ पे x की लिमिट रखनी है 0 से x, 0 हमारी इनिशियल पोजीशन है, x फाइनल पोजीशन है। v की लिमिट्स क्या होंगी, u से लेकर के v की लिमिट क्यों रखी है, क्योंकि यहाँ पे v लिखा है। x की लिमिट क्यों रखी है, क्योंकि यहाँ पे x लिखा है d के बाद, ठीक है। तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसी की लिमिट्स लिखते हैं। अब a जो है फर्स्ट टर्म में से a आ जाएगा कॉमन, हमारे पास क्या बचेगा, dx को इंटीग्रेट करना है 0 से x, और यहाँ पे v कॉमन आ जाएगा क्या, यहाँ पे v कॉमन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा v, क्योंकि एक तो v वेरिएबल है, ठीक है, इसलिए v कॉमन नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा मतलब। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x, और ये हो गया 0 से x। अब मेरे को ये बताओ, लेफ्ट साइड में v की जगह u प्लस ए टी लिखना पड़ेगा क्या, बोलो। नहीं लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जिस के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है वही वेरिएबल यहाँ लिखा है, तो अब नहीं लिखोगे यहाँ पे t के रिस्पेक्ट। अगर यहाँ पे t लिख दोगे तो फिर इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो v की पावर 1 है, पावर 1 बढ़ा दो और पावर से 1 डिवाइड कर दो और लिमिट लगा दो u से v। फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ax माइनस a 0 हो जाएगा, वो ax हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। देखो जरा आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। 2 कॉमन लेकर के लेफ्ट राइट साइड से उसको उस तरफ पहुंचा दो, तो आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो प्रूफ हो गई है। अब हर स्टेप क्यों करना है, कैसे करना है और कैसे याद रखना है, मैंने आपको बता दिया, क्लियर है। अब एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं कि इन इक्वेशन में आपका भी जो छूटा हुआ पार्ट है बच्चे वो भी कवर हो जाएगा साक्षी। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन है x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a x, ठीक है। एक और इक्वेशन है, आप यूज करना चाहो कर लेना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मर्जी है आपकी। इसे हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोल देते हैं।
ये कैसे आई है? ये ऐसे आई है कि एवरेज स्पीड क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होती है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन क्योंकि हमने 0 लिया तो फाइनल पोजीशन x हो जाएगी, और यहाँ पे x माइनस 0 हो जाएगा ना, ये डेल्टा x, और ये t माइनस 0 हो जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी जो है ना, जब भी आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है ना, और आप इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लेते हो, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जब भी निकालोगे तो इसकी एवरेज वेलोसिटी हमेशा कितनी आएगी? v प्लस यू बाय टी, 2, मतलब फाइनल प्लस इनिशियल बाय 2। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू v प्लस यू बाय 2 t, और ये हमारी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। आप इसको यूज भी कर सकते हो। ये चीज जो है ये आपका बुक में भी लिखा है, एनसीईआरटी में भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, डिराइव करते वक्त यूज किया गया है इसको, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमने क्या बोला, ये चारों इक्वेशन में अगर आप देखो तो आपके पास टोटल 5 पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से? x, u, v, a एंड t। और इसमें से अगर आप ऑब्जर्व करो तो 4 जो है इनमें से वेक्टर्स हैं, और एक सिंगल ऐसा है जो कि स्केलर है। बाकी चारों पैरामीटर जो हैं आपके वेक्टर्स हैं। इसके अलावा अगर आप ऑब्जर्व करो तो हर इक्वेशन में कितने पैरामीटर्स हैं? 4। 4 क्वांटिटीज है हर किसी में, काउंट करो, इतने मैं इसको लिख रहा हूं। कोई ऐसा है जिसमें 4 ना हो? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हर किसी में क्या है? 4 पैरामीटर्स हैं। क्लियर है ये? और यस किसी भी सर। इक्वेशन से अगर आप एक डेटा निकालना चाहते हो तो आपको कितने पैरामीटर पता होने चाहिए? मिनिमम 3 सर 3 पैरामीटर्स। पता होना चाहिए। 3 पता होने चाहिए मिनिमम। अगर 3 पता चल गए तो आप किसी इक्वेशन में पुट करके फोर्थ निकाल सकते हो, और फिर उसके बाद इनमें से कोई 2 यूज करके और एक इसको यूज करके आप क्या कर सकते हो? फिफ्थ निकाल सकते हो। तो मिनिमम 3 पैरामीटर्स यू शुड बी नोइंग, दैट इज द थिंग, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि हर इक्वेशन में कितने पैरामीटर हैं? 4 पैरामीटर हैं। मिनिमम आपके कितने पता होने चाहिए? आपको 3 पता होने चाहिए इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ये दूसरी बात हो गई। पहली बात क्या है? इक्वेशन जो है वो क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन के लिए है, ठीक है। तीसरा इसमें जो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि देखो कभी कभी क्या होगा, मान लो आपको 2 पैरामीटर्स दिए हैं, ठीक है। मान लो अगर आपको 2 क्वांटिटीज दी हैं तो आप क्या करोगे? तो आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दी होगी, हमने क्लास में क्वेश्चन किया था ना बस और बॉय वाला, उसमें क्या होगा कि आपके पास 2 इक्वेशन बन जाएंगी, 2 क्वांटिटी होंगी, तो वो आपको 2 सिचुएशन देगा, ठीक है। हर सिचुएशन में एक एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो अब आपकी 2 इक्वेशन है, उसमें 3 अननोन फंस जाएंगे, लेकिन तो यहां पर एक इक्वेशन और आपको बनानी पड़ेगी। आपको याद आ रहा होगा जो हमने क्लास में एग्जांपल किया था, ठीक है। ये सबको याद आ रहा है बस और बॉय वाला एग्जांपल, यस सर। है ना? तो यस उसमें सर। ऐसे ही होता है ना कि 2-3 इक्वेशन हमारी बन जाएंगी, तो हम हो सकता है कि 2 ही 3 वैल्यू दी हुई हो, बाकी निकलवा रहा हो, तो उस केस में आपको सिचुएशन दी होंगी अलग अलग, जिससे आप क्या करोगे? 2-3 इक्वेशन बना करके बाकी पैरामीटर सॉल्व करोगे। अदरवाइज अगर डायरेक्टली निकालना है तो मिनिमम 3 पैरामीटर यू मस्ट बी नोइंग। क्लियर है ये चीज? इसके अलावा एक्स यू वी ए टी वी ए, ये सारे के सारे क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ये पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? एक्स क्या है? फाइनल पोजीशन। मतलब अगर आपने शुरुआती पोजीशन को ओरिजिन मान लिया है, तो बीच में पार्टिकल कहाँ घूम के आ रहा है, क्या करके आ रहा है? घूमेगा तो नहीं, क्योंकि 1D मोशन के लिए हम बात कर रहे हैं। लेकिन पार्टिकल कहाँ कहाँ जाके कहाँ कहाँ वापस आ गया, कितनी बार मतलब आगे पीछे जाकर के वापस आ गया, इट डजेंट मैटर एक्चुअली, ठीक है। फाइनली क्या होगा आपका? फाइनली जहां पर है सिर्फ उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। याद आ गया क्वेश्चन जो करा था हमने क्लास में? नेक्स्ट, वेलोसिटी। इंटरमीडिएट क्या वेलोसिटी रही है, बीच की वेलोसिटी क्या रही है, डजंट मैटर। शुरुआत में क्या है, बाद में क्या होगी, या फिर शुरुआत में क्या थी, बाद में क्या थी, दैट मैटर्स। उसके बीच में क्या वेलोसिटीज रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। ओके, व्हाट अबाउट सर टी? हाँ बोलो। सर थर्ड चैप्टर में हम ओवरऑल जितने भी न्यूमेरिकल से सारी हम चीजें पढ़ रहे हैं वो 1D मोशन में कंसीडर कर रहे हैं ना।
हाँ हाँ हाँ, सब 1D है। अभी 2D में हम इसको फिर से लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वहां पे डिफरेंस होगा, वो हम देखेंगे, ठीक है। फोर्थ की अगर और हम सर बात 2D करें, चैप्टर 4 में होगा। हाँ, टाइम जो है वो स्केलर है, वो पाथ डिपेंडेंट है कि आप कितनी दूर आए हो, कब शुरू किया था, कितनी देर से घूमते हो, ये फर्क पड़ता है, टाइम को फर्क पड़ रहा है यहाँ पे। तो इन इक्वेशन में केवल टाइम ही ऐसी चीज है जिसमें आपको फर्क पड़ेगा कि वो कहाँ गया था, कैसे गया था, कितनी देर में आया है, ये सब फर्क पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा कोई और पैरामीटर ऐसा नहीं है जिसको फर्क पड़े, ठीक है। क्लियर है ये? ठीक है, यस सर। ओके। तो अब क्योंकि ये जो चारों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनके साइन आपको याद रखने हैं जब भी आप सॉल्व करोगे बैठते, ठीक है। मतलब आपको डेटा दे दिया, यू दे दिया, वी दे दिया, एस दे दिया, या जो भी आप लिख रहे हो, एस लिख रहे हो, एक्स लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो, ए लिख रहे हो, तो जब भी आप ये वैल्यूज लिखोगे ना, तो सबसे पहली चीज क्या करोगे, साइन को सोचोगे। अब मोशन, जैसे एक बॉल है हवा में उछाल दी, तो पहले ही सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला ये काम है कि आप मान लो कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, या उल्टा मान लो, जो आपकी मन करे वैसे मान लो, दैट्स अप टू यू, ठीक है। आपने इसको पॉजिटिव माना या इसको नेगेटिव माना, दैट इज अप टू यू ओनली, ठीक है। और अकॉर्डिंगली अगर यू ऊपर की तरफ था तो इसको पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। फाइनली वी जीरो है तो ये तो खैर जीरो ही हो गया, जीरो का तो कोई साइन होता नहीं है। लेकिन फाइनली सपोज करो ये बॉल वापस नीचे गिरी है, तो वी क्या हो गया, नीचे की तरफ हो गया ना, तो यहाँ पर वी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही एक्स क्या हो गया, यहाँ से आपने क्या करा, शुरुआत करी, ओरिजिन माना इसको, तो एक्स क्या हो गया, ये इनिशियल पोजीशन थी, फाइनल पोजीशन कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो एक्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। एक्सेलरेशन यहाँ पर नीचे की तरफ है तो नेगेटिव मान लिया। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर साइन चूज करने हैं। ऐसा नहीं है कि बस वैल्यू पता चल गई 3 तो हो गया काम, सिर्फ इतने भर से भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। और मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपने देख भी लिया होगा, आगे हम देखेंगे, और कि मोस्टली आपको 2 या 1 पैरामीटर दिया होगा, एक आपको लैंग्वेज से डिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्या बोल रहा है कि यहां से बॉल उछाली हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट की ऊंचाई बताओ। तो उसने बोला कि उछाला इसको 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। और जी की वैल्यू हमें पता ही है, ए कितना, जी यू ऊपर की तरफ है ना, इसको पॉजिटिव ले लिया, तो ए क्या हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। जी की वैल्यू 10 मान लेते हैं, ठीक है। और ऊपर हाईएस्ट पॉइंट आपको निकालना है, तो वी कितना है यहाँ पे, हाईएस्ट पॉइंट पे वी हो जाता है 0। सर क्यों? 0। क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे अगर वेलोसिटी 0 नहीं होती तो ऑब्जेक्ट फिर ऊपर जा रहा होता ना। 0 है तभी तो यहाँ रुक करके नीचे आएगा, मतलब रुकेगा मतलब रुकेगा नहीं, लटक थोड़ी जाएगा यहाँ पे। बट ठीक है, 0 हो गई है और उसके बाद नीचे आना शुरू करेगा, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है, तो ये आपको डिड्यूस करना पड़ा, और ये वैल्यू आपको नेगेटिव लेनी पड़ी, ये वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है। तो साइन का बहुत याद रखना है, टाइम में साइन की जरूरत नहीं है, टाइम हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप इक्वेशन बना करके सॉल्व करोगे, ठीक है, आपको सिर्फ जो डेटा गिवन है उसका साइन का ध्यान रखना है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। और बाकी जो आने वाला पैरामीटर है, अगर उसे पॉजिटिव आना है चाहे नेगेटिव आना है, वो अपने आप आ जाएगा। तुम्हें उसमें ऐसा नहीं है कि एक्सेलेरेशन नेगेटिव होनी चाहिए तो खुद तुमने उसमें नेगेटिव पुट कर दिया, ठीक है। जो चीज तुम्हें फाइंड आउट करनी है ना, उसको तो तुम एज इट इज फीड करो, उसमें तुम्हें पंगा नहीं करना है। क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है। तो दीज आर सम पॉइंट्स जो आपको इसको सॉल्व करते वक्त याद रखने हैं।